हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके वाई एस के। दोस्तों आज के इस वीडियो से हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्टर यानी बनपाल के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस वीडियो में हम लोग जीके, जीएस और हिंदी के टोटल 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है वो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बात कर ले अपने भारत की, तो भारत हमारा दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे रूस है। पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे पे रूस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में हमारा प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर मौजूद है। फलकनुमा, फलकनुमा का उर्दू में अर्थ होता है आसमान की तरह या दर्पण का आसमान। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 ईस्वी में किए थे और इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट ने इनकी मदद की थी। और बनारस विश्वविद्यालय जो है वो हमारा यूपी के वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं? सही उत्तर हो जाएगा बिहार के नालंदा जिला में। यूसुफ शाह चक की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? तो नालंदा में है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1806। बेल्लोर विद्रोह जो है वो हमारा 10 जुलाई 1806 को हुआ था और यह विद्रोह भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने पूरे एक दिन विद्रोह किया था, जिसमें विद्रोहियों ने बेल्लोर किले को जब्त करके अंग्रेजी सैनिकों के 200 सैनिकों को खत्म कर डाला था। अगला प्रश्न, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1809। अमृतसर की पहली संधि जो हुई थी वो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच। तो इस समय जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो वो था हमारा चार्ल्स टी मेटकॉफ। कौन? चार्ल्स टी मेटकॉफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अठारह 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई? सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। 1828 में 28 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना में इनकी जो सहायता किए थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार यानी आनंदित बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है वो आनंदित बिहार है। अब जान लेते हैं कि आखिर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो हुआ था हमारा
1980 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सन 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के एक रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। अगला प्रश्न, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा केरल। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है और यह केरल राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 में किया गया था। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांध में से एक है, स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली में। ग्रैंड एनीकट बांध जो है वो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में 1929 में किस सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सही उत्तर बताइएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का पेन्नार नदी। कर्नाटक की जो पेन्नार नदी है उसे उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, खादर एवं बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। खादर एवं बांगर जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से होता है। निक्षेपण से होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तनामी रेगिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा जीके का प्रश्न खत्म होता है, क्योंकि बिहार फॉरेस्टर में जीके के टोटल 15 प्रश्न ही आने वाले हैं आपके और जीएस से 50 प्रश्न आने वाला है। तो चलिए अब जीएस की तरफ बढ़ते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइंस में हमारा पहला भौतिक शास्त्र से है। इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का हवा में 450 ग्राम वजन है, उसे किसी द्रव में डाला जाता है तो उस द्रव में आभासी भार बताइए। वस्तु और द्रव्य का घनत्व क्रमशः 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हमारा द्रव में वस्तु का आभासी भार बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब देते हैं। तो हमें भार निकालना है वस्तु का। तो भार बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आयतन और गुना में घनत्व। तो सबसे पहले वस्तु का हवा में हमारा भार दिया गया है और वस्तु का घनत्व भी हमें पता है। तो सबसे पहले इस प्रकार हम आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भार बटे घनत्व। क्या हो जाएगा हमारा आयतन बराबर भार बटे घनत्व। हमारा भार कितना दिया गया है 450 है हवा में और घनत्व हमारा 2.5। जब 450 को आप 2.5 से भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 180 पर सेंटीमीटर क्यूब आयतन। यानी कि हमारा आयतन कितना हो गया
180 सेंटीमीटर का हमारा आयतन है। अब आगे हमें निकालना है द्रव में आभासी भार। तो हमारा भार बराबर क्या होता है, आयतन गुने घनत्व होता है। आयतन तो इतना है और द्रव्य का घनत्व कितना है 0.9। तो जब हम 180 में 0.9 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18×9 से यानी कि 162 ग्राम। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 162 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? सही उत्तर हो जाएगा नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का जो क्रूड है वो नर्म लोहा का बना होता है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। और हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ा देता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारे प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को घटा देता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो मेनली टेस्ला होता है, जिसे हम कैपिटल टी से सूचित करते हैं। और टेस्ला बराबर हमारा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। और एक टेस्ला बराबर हमारा होता है 10⁴ गॉस। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्नलिखित में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन। रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रोटॉन को उत्सर्जित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान का एक शहर है पर गिराए गए बम में क्या विखंडनीय पदार्थ का प्रयोग किया गया था? यानी प्रश्न है हमारा नागासाकी पर 1945 में जो बम गिराया गया था उसमें कौन से विखंडनीय पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया गया था? सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो जापान पे जो बम गिराया गया था वो अमेरिका के द्वारा यानी यूएसए के द्वारा गिराया गया था। और यूएसए ने जापान पे 2 बार बम गिराया। पहली बार जो गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब? 6 अगस्त 1945 को। और 6 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। क्या? लिटिल बॉय। ध्यान से सुनेगा। 6 अगस्त को सबसे पहले हिरोशिमा पर बम गिराया गया जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। और इस लिटिल बॉय में जो विखंडनीय पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ था वो हमारा यूरेनियम था। क्या था? यूरेनियम था। और दूसरी बार हमारा जो बम गिराया गया था वो इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। और जो परमाणु बम गिराया गया था उस परमाणु बम का जो नाम था वो फैट बॉय। क्या रखा गया? फैट बॉय रखा गया। और इस फैट बॉय में जो विखंडनीय पदार्थ था वो हमारा प्लूटोनियम था। तो क्लियर है? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जापान पे जो बम गिराएगा वो यूएसए के द्वारा परमाणु बम को गिराया गया था। यूएसए ने जापान पे 2 बार बम गिराया। पहली बार हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया। और उस लिटिल बॉय में यूरेनियम नामक विखंडनीय पदार्थ था। और सेकेंड बार जो बम गिराया गया था वो 9 अगस्त को 3 दिन बाद गिराया गया था नागासाकी पर। और इसका जो नाम रखा गया वो फैट बॉय रखा गया। और फैट बॉय में जो विखंडनीय पदार्थ था वो हमारा प्लूटोनियम था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको टेलीविज़न के संकेत को दूर तक भेजना है तो आपको क्या करना होगा?
सही उत्तर हो जाएगा हमें एंटीना की ऊंचाई यानी लंबाई को बढ़ानी होगी। अगला प्रश्न, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल होता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा अनंत रूप से सघन पिंड है। ब्लैक होल जो होता है वो अनंत रूप से सघन पिंड होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें से प्रकाश तक नहीं होकर गुजरता और यह दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। सही उत्तर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जब हम फोन से बात करते हैं तो जो हमारा आवाज़ यहाँ से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है वो माइक्रोफोन के द्वारा जाता है। तो कैसे ट्रैवल करता है? हम जब जो ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा होती है, वो ध्वनि ऊर्जा माइक्रोफोन के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर वेव की तरह दूसरे मोबाइल में जाती है, जहाँ पे वह लाउड स्पीकर लगा होता है। उस लाउड स्पीकर की मदद से वो विद्युत ऊर्जा फिर से ध्वनि ऊर्जा बदल कर उस व्यक्ति को सुनाई देती हैं। मोबाइल कैसे काम करता है? सबसे पहले हमने ध्वनि भेजा यानी साउंड को भेजा। क्या? साउंड। तो साउंड हमारा किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा करंट में बदल गया, विद्युत ऊर्जा में बदल गया, और फिर वहाँ पे जो हमारा दूसरे मोबाइल में लाउड स्पीकर लगा होता है वह लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को फिर से ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इस प्रकार हम किसी व्यक्ति से बात कर पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, संलग्न परिपथ में I का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है? यह हमारा सर्किट दिया गया है, इसमें हमें I का मान यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो सही उत्तर बताइएगा। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम देखिए कि यहाँ पे जो तीनों प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और समांतर क्रम में जुड़ी होने के बावजूद आपको एक बात पता होगा कि जब कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उसमें विभवांतर यानी भी जो होता है वो सभी में समान होता है। तो इस प्रकार जिसमें हमें 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम वाले प्रतिरोध में हमें 2 एम्पियर की धारा मिल रही है, तो वहाँ से हम वोल्टता की मापना करेंगे। तो हमारा ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर हमारा होता है IR। V बराबर क्या होता है हमारा? IR। तो हम 3 ओम वाले प्रतिरोध से हम V का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हमारा 3 ओम का है और धारा हमारा 2 है, गुना करने पे हमारा 6 वोल्ट हमारा विभवांतर आ गया। यहाँ से हमारा V कितना आ गया? V आ गया हमारा 6 वोल्ट। अब हम इस I का मान निकालते हैं। तो I में हमारा प्रतिरोध कितना है? तो 1 ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम का प्रतिरोध है। तो अब हम जानते हैं कि I बराबर होता है हमारा V बाई आर। V बाई आर। हमारा विभवांतर कितना है? 6 है, और प्रतिरोध 1 ओम है। भाग कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6 एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि सरल अनुवीक्ष यंत्र का आवर्धन 5 हो तो इसमें लगे लेंस का फोकस दूरी होगा। अगर समय लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा सरल अनुवीक्षण यंत्र है इसका मतलब होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, और सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर 1 + 25/f स्मॉल f यानी फोकस दूरी। तो हमें आवर्धन क्षमता 5 दिया गया है और हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो अगर हम M के जगह 5 रखते हैं, M के जगह 5 रखते हैं, 5 बराबर 1 + 25/f, तो ये हमारा +1 है जो इस बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में आएगा, तो हमारा हो जाएगा कितना? 4। 4 बराबर हो जाएगा 25/f। आगे क्या हो जाएगा हमारा? 4 बराबर 25/f। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो f बराबर हमारा आ जाएगा 25, या 25 है 25/4। जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन ने ऑप्शन नंबर ए सही किया है वो उनका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और वीडियो लंबा होगा इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकें। प्रश्न, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का समय अंतर कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 4 मिनट। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। अगला प्रश्न, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को उबाला जा सकता है कब? दाब बढ़ाकर, दाब घटाकर, पुनर्घर्निभाव द्वारा, या संभव ही नहीं है। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा दाब को बढ़ाकर। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे भी हम पानी को उबाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दाब को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, खगोलीय दूरबीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा केपलर के द्वारा। खगोलीय दूरबीन का जो निर्माण किया गया था वो डेनमार्क, केपलर कहाँ के है तो डेनमार्क के है। डेनमार्क के ज्योतिष शास्त्री केपलर के द्वारा खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया गया था। और सिर्फ पूछे सिंपल दूरबीन का निर्माण किन्होंने किया था तो गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, दो मोटर गाड़ियाँ V1 और V2 के वेग से एक ही दिशा में जा रही है। ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में जा रही है, तो पहली की अपेक्षा दूसरी का सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर बताइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप बात यह जान लीजिए कि सापेक्ष दूरी में अगर दो वस्तुओं की जो स्पीड है यानी वेग है, अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनका जो सापेक्ष वेग है वो माइनस हो गया यानी कि घटेगा। लेकिन वो अगर एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तो सापेक्ष वेग एक दूसरे में जुड़ जाता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। यानी हम क्योंकि पूछा गया है पहली की अपेक्षा दूसरी के सापेक्ष वेग, यानी पहला जो है वो दूसरे से कितना कम स्पीड या कितनी ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दो सतहों के बीच घर्षण बल बढ़ेगा यदि? सही उत्तर हो जाएगा सतहों को भिगो दिया जाए। अगर सतहों को भिगो दिया जाएगा तो दोनों सतहों के बीच जो घर्षण बल है वो बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है। प्रश्न है हमारा, लेक्लांचे सेल में MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कार्बन चूर्ण, यहाँ पे पूर्ण नहीं चूर्ण होता, चूर्ण मिला दिया जाता है, इसका क्या कारण है? सही उत्तर हो जाएगा यह मैग्नीज डाइऑक्साइड को सुचालक बनाता है। लेक्लांचे सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के साथ कार्बन चूर्ण को मिलाया जाता है ताकि वह मैग्नीज डाइऑक्साइड को सुचालक बना दे। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है? सही उत्तर हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 जो है वो हमारा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, और यह वॉशिंग सोडा से ही हम लोग अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, टेरिलीन होती है? तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा पॉलिस्टर। टेरिलीन जो है वो एक पॉलिस्टर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूह में से किस समूह के धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा AgAuPt, यानी कि चांदी, सोना और प्लेटिनियम जो होता है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोहे का मिश्र धातु है? लोहे का मिश्र धातु, सही उत्तर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे का मिश्र धातु होता है, जिसमें 15% क्रोमियम और 85% लोहा मिलाया जाता है। और बात कर ले ढलवा लोहा की, तो ढलवा लोहा जो है वो वात्य भट्टी में जब लोहे को गर्म किया जाता है तो हमें ढलवा लोहा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, कोल गैस मिश्रण होता है। सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एवं हाइड्रोजन का। कोल गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से मिलाया जाता है तो हमारा वाटर गैस क्या बनाता है? वाटर गैस, WG बनाता है, वाटर गैस बनाता है। और जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन मिल जाता है तो प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तो वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन तो प्रोड्यूसर गैस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म करने पर एक गैस की प्राप्ति होती है, वह गैस कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मीथेन, CH4। जब सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें मीथेन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु भार होगा? सही उत्तर है समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत। किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है उसके समस्थानिक के परमाणु भार का औसत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम के 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सोडियम के 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सही उत्तर हो जाएगा 11 गुने 6.023 गुने 10 की पावर 23। यहाँ पे जो हमारा 6.023 गुने 10 की पावर 23 है वो एवोगाड्रो संख्या है। एवोगाड्रो संख्या, जब हमें सोडियम के 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना होता है तो हमें सोडियम के परमाणु संख्या से एवोगाड्रो संख्या में गुना करना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, 11.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का NTP पर द्रव्यमान होगा। सही उत्तर हो जाएगा 22 ग्राम, क्योंकि 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का NTP पर जो द्रव्यमान होता है वो हमारा 44 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे दिया कितना गया? 11.2 लीटर, जो कि हमारा 22.4 का आधा है, इसलिए हम इसके द्रव्यमान को भी आधा कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22 ग्राम। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 22 ग्राम। अगले प्रश्न को देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे वो जेम्स चैडविक ने किए थे। अगला प्रश्न है, प्रोटियम के परमाणु में होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, सहसंयोजी यौगिक जो जल में आयनित होता है। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। फ्रेंड्स, अगर सभी को डिस्क्राइब करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर बताते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अत्यधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। इन चारों ऑप्शन के अनुसार इसमें क्लोरीन आंसर हो जाएगा, लेकिन वैसे तो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है हमारा फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। अगला प्रश्न, Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन करके बनाता है ZnSO4 प्लस H2, अभिक्रिया है किस प्रकार का? यहाँ पे जिंक का जो होता है वो SO4 के साथ मिश्रण हो, यानी कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे अपकरण हो रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का अपकरण हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म होता है। अब जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। जो शराब का परीक्षण होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है हमारा, विकास का सिद्धांत यानी विकासवाद सिद्धांत किन्होंने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा साइटोलॉजी। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा साइटोलॉजी है, यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी। अगला प्रश्न, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरा दिखाई देते हैं, कितने? 50 घेरे दिखाई देते हैं, तो इस पेड़ की आयु कितनी होगी? तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा 50 वर्ष, क्योंकि जो हम पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करते हुए हैं वो उनके वार्षिक वलय से करते हैं, यानी कि एक वलय यानी एक गोला यानी कि 1 साल। तो कितने हैं घेरे? तो 50 घेरे, यानी कि आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। और इस वार्षिक वलय से जो हम पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करते हैं, इनको हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है इस विज्ञान को? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एड्स वायरस क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोहरी सूची वाले डीएनए होते हैं। एड्स वायरस में क्या होता है? दोहरी सूची वाले डीएनए। और एड्स किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण? HIV वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, यक्ष्मा यानी टीबी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार होती है? सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी के लिए जो असरदार औषधि है, दवाई है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और टीबी के लिए जो टीका दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? तो BCG यानी बैसिलस कैल्मेटेटे ग्यूरिन का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न, होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान मानव यानी मानव बुद्धिमान। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड की। यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब बात कर ले एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इनका जो कार्य होता है वो कोशिका और कोशिका के बाहरी माध्यम के बीच के आणविक क्रियाओं को नियंत्रण करना होता है। अगला प्रश्न, नरसूरा यानी शार्क में आलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा श्रेणीपक्ष। शार्क में जो आलिंगक होता है वो श्रेणीपक्ष के साथ जुड़ा होता है। अगला प्रश्न, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? सही उत्तर हो जाएगा तना का। प्याज जो है वो तना का विकसित रूप है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नांकित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन जो है वो पुरुष हार्मोन है। अगला प्रश्न, जब जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गाउट। जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल के जमा हो जाने से गाउट नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमारे शरीर के हर एक ज्वाइंट पे, हर एक जोड़ पे क्या होता है, हमें दर्द होने लगता है। और इसका एक और लक्षण होता है कि जो गाउट रोग होता है वो हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर के रक्त में, यानी कि हमारे रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें गाउट रोग हो जाता है। और वैसे एक स्वस्थ मनुष्य के 100 ml रक्त में जो यूरिया की मात्रा होनी चाहिए वो हमारा होता है 20 मिलीग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के 100 ml रक्त में कितना होता है? तो 20 mg यूरिया होता है। अगला प्रश्न, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा खच्चर। घोड़े और गधे के मेल से जो जानवर की प्रजाति की जन्म होता है उसे खच्चर बोला जाता है। अगला प्रश्न, योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था किन्होंने? योग्यतम की उत्तरजीविता, सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता की जो संकल्पना का समर्थन किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था, और डार्विन ने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट और पावर हाउस कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। वैसे लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली। और राइबोसोम में हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मक्के में परागण कैसे होता है? सही उत्तर हो जाएगा हवा द्वारा संकरण परागण से होता है। अगला प्रश्न, कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियां तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का क्या कारण है? सही उत्तर हो जाएगा मोटा अपतत्वक ऊतक। मोटा अपतत्वक ऊतक के कारण ही कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले श्रमिकों के हथेली तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख शोधन यानी माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट, यहाँ पे हमारा टूथपेस्ट है, में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? और माउथ फ्रेशनर में भी। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन पेराऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का उपयोग मुख शोधन, माउथ वॉश, माउथ फ्रेशनर और टूथपेस्ट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, टीनिया सोलियम, यानी यह एक प्रकार का फीता कृमि है। टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है। प्रश्न ध्यान रखिएगा, टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है। ऑप्शन है हमारा सुअर में, आदमी औरत के उदर में, आदमी औरत के आंत में, या आदमी औरत के यकृत में। प्रश्न था हमारा टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है। सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य के आंत में, यानी आदमी औरत की आंत में। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि साइंस का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? यानी कि जिसके इस्तेमाल करके हम खाद्य पदार्थों को ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या है? तो एक खाद्य परिरक्षी है।
तो यहाँ पे हमारा जीएस का क्वेश्चन ख़त्म होता है। चलिए अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। और बिहार फॉरेस्टर में जो है वो बायोलॉजी, कौन कौन, बायोलॉजी और मैथ में आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। बायोलॉजी या मैथ से आपके एग्ज़ाम में टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं, और केमिस्ट्री से 15 और फिजिक्स से 15। तो यानी कि टोटल साइंस से आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल आपका 10+2 लेवल के प्रश्न होंगे। तो चलिए अब हिंदी की तरफ चलते हैं। और हिंदी के प्रश्न में हिंदी से हमारे टोटल 10 प्रश्न आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हिंदी में गद्यांश 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। तो हम हर वीडियो में बोलते हैं कि गद्यांश को बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ना जरूरी होता है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, पश्चिम के पास अभाव है। अगला है, श्रद्धा और ईरा के समन्वय से कवि का अभिप्रेत है, यानी क्या मतलब है। अगला प्रश्न 83 नंबर कहता है, मनुष्य मात्र के दुखों एवं अभावों के प्रति संवेदनशीलता से सप्राण एवं सार्थक बन सकती है हमारी क्या। अगला 84 नंबर कहता है, प्रकृति के प्रति श्रेयकर है मनुष्य क्या। अगला प्रश्न है, पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का समन्वय आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है हमारा, पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का श्रेष्ठ लेकर ही नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। पश्चिम नया धर्म चाहता है, पूर्व नया ज्ञान, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। आगे, वह भौतिक संपन्नता है, यहाँ आध्यात्मिक संपन्नता है। पश्चिम के आध्यात्मिक दैन्य को दूर करने में पूर्व की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। तो पूर्व के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूर्व पश्चिम के मेल से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्था मिलेगी। इस प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूर्व का अध्यात्मवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियतावाद से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को सर्वोपम बनाएंगे। आगे है, बनाएंगे जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। विरक्ति मूलक आध्यात्मिकता का स्थान लोक मंगल और लोक सेवा में ही चरितार्थता पाएगी। मनुष्य मात्र के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदिता और क्रियाशील होकर ही हम अपनी आध्यात्मिकता को प्राणवान, जीवंत और सार्थक बना सकेंगे। ज्ञान को शक्ति में नहीं, परमार्थ तथा उत्सर्ग में ढालकर ही हम मानवता को उजागर करेंगे। प्रकृति से हमने जो कुछ पाया है उसे हम बलात् छीनी हुई वस्तु क्यों माने। क्यों न हम यह स्वीकार करें कि प्रकृति ने अपने अक्षय भंडार को मानव मात्र के लिए अनावृत कर रखा है। आगे, प्रकृति के प्रति प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का भाव क्यों रखा जाए। वस्तुतः प्रकृति के प्रति सहयोगी, कृतज्ञ सदस्य होकर ही मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को राग द्वेष से मुक्त करता है और स्पर्धा को प्रेम में बदलता है। आज आणविक प्रौद्योगिकी को मानव कल्याण का साधन बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी रागात्मकता का विकास हो।
रविंद्र और गांधी का यही संदेश है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और ईरा के समन्वयन पर बल दिया है। मानवता की रक्षा और उसके विकास के लिए पूर्व पश्चिम का सम्मिलन आवश्यक है, तभी कवि पंथ का यह कथन चरितार्थ हो सकेगा, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। तो चलिए अब क्वेश्चंस का जवाब देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न है हमारा, पश्चिम के पास अभाव है। पश्चिम यानी वेस्टर्न कंट्री। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिकता संपदा की। वेस्टर्न कंट्री के पास कल्चर नहीं है, आध्यात्मिकता संपदा का नहीं है। अगला प्रश्न, श्रद्धा और ईरा के समन्वय से कवि का अभिप्रेत है। सही उत्तर हो जाएगा रागात्मकता और बौद्धिकता का। अगला प्रश्न, मनुष्य मात्र के दुखों एवं अभाव के प्रति संवेदनशीलता से सप्राण एवं सार्थक बन सकती है हमारी क्या? भौतिक संपन्नता, आध्यात्मिकता, प्रति के प्रति प्रतिस्पर्धा या प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति। सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न, प्रकृति के प्रति श्रेयस्कर है मनुष्य का क्या? असूया भाव, स्पर्धा भाव, कृतज्ञता भाव, रागात्मकता भाव। सही उत्तर हो जाएगा कृतज्ञता भाव। प्रकृति से हम इतना कुछ लेते हैं तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का समन्वय आवश्यक है। सही उत्तर हो जाएगा मानवता की रक्षा और विकास के लिए। तो यहाँ पे गद्यांश कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, देव्यावाहन का संधि विच्छेद है। सही उत्तर हो जाएगा देवी का आवाहन। देवी धन आवाहन या बराबर देव्यावाहन। अगला प्रश्न, नेता, नेता का स्त्रीलिंग शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री होता है। अगला है, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पे है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा गरीबी में और अधिक हानि होना। कंगाली में आटा गीला होने का मुहावरे का अर्थ होता है गरीबी में और अधिक हानि होना। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम चुनिए। प्रश्न है उषा। सही उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर संध्या और शाम दोनों हो जाएगा, क्योंकि उषा का मतलब होता है सुबह। उषा का मतलब होता है सुबह, तो इसका विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? शाम और संध्या, क्योंकि संध्या का मतलब शाम ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है हमारा 90 नंबर, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा दूध। क्षीर का पर्यायवाची शब्द दूध है। तो यहाँ पे हमारा आज के प्रैक्टिस सेट खत्म होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।